नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा सबका आता है। आज घर के पास वाले होटल में ही निशा के बेटे सोनू के जन्मदिन की पार्टी थी। तो उसने पार्टी में अपने देवर और देवरानी कल्पना और अजय को भी बुलाया था। सोनू के सभी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ उस पार्टी में आए हुए थे। सभी अच्छे खासे परिवार से लग रहे थे और बेचारी गायत्री जी पार्टी की पूरी देख रेख फटे हाल कपड़ों में करने में लगी हुई थी। खाना उन्होंने अपने हाथों से ही बनाया था। गायत्री जी के एक सहयोगी को इमरजेंसी में घर के लिए निकलना पड़ा, तो उसके हिस्से का काम भी गायत्री जी ही देख रही थी। अभी गायत्री जी बर्तनों का ढेर साफ कर रही थी कि तभी उनकी छोटी बहू कल्पना अपने पति और अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंची। गायत्री जी को ऐसे फटे हाल बर्तन साफ करते देख कल्पना उन पर हंसते हुए बोली, अरे वाह मम्मी जी, मेरे घर से तो आप बड़ी ही दिनक कर आई थी और यहाँ भी आया बनी हुई हैं। अच्छा है, यही औकात है आपकी। इतना कहकर वह हंसने लगी। अरे कौन बुढ़िया है यह? कल्पना की एक सहेली ने उससे पूछा। तो कल्पना हंसते हुए बोली, अरे यह गंवार बुढ़िया है, इस होटल की नौकरानी और कुछ नहीं। देख नहीं रही कैसे मेले कुचेले कपड़ों में बर्तन साफ कर रही है। अब यह बूढ़ा तो रहा नहीं जो इसको महारानी की तरह रखेगा। इसकी औकात बस अब इतनी सी ही है कि लोगों के जूठे बर्तन साफ करे और उनका बचा हुआ जूठा खाना खाए, और कुछ नहीं। इतना कहकर सारे बेशर्म की तरह गायत्री जी पर हंसने लगी। अपना इतना अपमान होते देख गायत्री जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि तभी गायत्री जी का बड़ा बेटा विक्की और बहू निशा गायत्री जी के पास दनाते हुए आए और उनसे तमकते हुए बोले, माँ, अभी तक आपसे यह काम भी नहीं हुआ। रोटियां तो आप इतनी तेजी से तोड़ती हैं, पर काम के टाइम पर आपके हाथों में जैसे मेहंदी लग जाती है। जाइए अब यहाँ से, बबलू को तैयार करवा कर लाइए। पता है ना, उसको सरप्राइज देना है। उसको तैयार क्या आपकी मरी हुई माँ करेगी आकर? निशा भी इतराते हुए बोली। गायत्री जी ने सुबकते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वहां से घर के लिए आ गई। यह सब देखकर कल्पना अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी और निशा के पास जाकर बोली, अच्छा किया भाभी, इस बुढ़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे, मेरे घर में इतना ऐंठ कर दिखाती थी और यहाँ देखो, इसी लायक है यह। निशा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और वहां से पार्टी का सारा इंतजाम जाकर देखने लगी। सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो चुकी थी। सभी मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन अब इंतजार था तो उस खास इंसान का जिसके लिए यह शानदार पार्टी रखी गई थी, कि तभी दरवाजे पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी और जैसे ही वह महिला कार से उतरी तो दो लड़कियां स्वागत करने के लिए आगे बढ़कर उन पर फूलों की बारिश करने लगी। उस औरत को देखकर कल्पना और अजय की तो आंखें फटी की फटी ही रह गई और कल्पना के मुंह से अनायास ही निकला, मम्मी जी आप? गायत्री जी का ऐसे सामने देखकर कल्पना का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी तक यह गायत्री जी हैं या कोई और। निशा उसके पास आकर अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, मुंह बंद कर लो कल्पना, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। कल्पना निशा से चहकते हुए बोली, पर भाभी यह सब कैसे? अभी अभी तो मम्मी जी। निशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा था कल्पना कि यह पार्टी मेरे बेटे के जन्मदिन की है? नहीं, यह मम्मी जी के सक्सेस की पार्टी है। अभी अभी जिस कार में मम्मी जी आई हैं उसकी कीमत 20 लाख है। वह सब मम्मी जी ने खुद अपने पैसों से खरीदी है। और वह जो सामने मेज पर एक बॉक्स देख रही हो, जब वह अभी कुछ देर में खुलेगा तो तुम्हारी आंखें और भी फैलकर चौड़ी हो जाएंगी। और यह सभी लोग जो पार्टी में मौजूद हैं, यह सभी मम्मी जी के टीम मेंबर हैं। कल्पना और अजय को तो हैरानी हो रही थी और सच्चाई सामने होने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या कोई उनका भ्रम। गायत्री जी अपने गेस्ट से हाथ मिलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी, पर कल्पना का सिर तो सोच सोच कर ही चकरा रहा था कि यह क्या हो रहा है। सोचते सोचते वह बीती यादों में खो गई।
जब गायत्री जी उसके घर पर आई हुई थी, किसने कहा था तुम्हें कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ? पूरे दिन दफ्तर में रहते हो और मेरे सिर पर इन्हें छोड़कर चले जाते हो। एक पल मुझे आराम से बैठने नहीं देती तुम्हारी माँ। जैसे ही मुझे बैठे हुए देखती हैं, चाय की डिमांड कर देती हैं। चाय खत्म नहीं होती कि कुछ खाने के लिए मांग लेती हैं। अरे, इस उम्र में भी पूरे दिन मुंह चलाती रहती हैं। जितनी जल्दी हो सके इन्हें भैया के घर छोड़ आओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। कल्पना अपने पति अजय से कहती है। अजय बोला, तुम समझती क्यों नहीं? माँ ज्यादातर तो भैया के पास ही रहती हैं। ऐसा ना हो कि भैया यह बोले कि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। और एक बात बताओ, जब माँ भाभी के पास रहती हैं, तब भाभी तो कभी शिकायत नहीं करती। माँ तो आना भी नहीं चाहती थी। वह तो मैं जबरदस्ती ले आया कि लोगों को यह ना लगे कि सारी जिम्मेदारी भैया ही उठा रहे हैं। कल्पना बोली, जो भी है, मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। पूरा दिन मुझे परेशान करती हैं। अजय बोला, अब यह खाली बैठी रहेंगी तो कुछ न कुछ तो तुम्हें कहेंगी ही। अब माँ के साथ क्या समय बिताना है, यह तुम जानो। मुझे और भी काम है। इतना कहकर अजय ऑफिस चला गया। कल्पना अपनी माँ कौशल्या जी को फोन करती है और अपनी सारी परेशानी बताती है। कौशल्या जी बोली, दामाद जी ने तो तुम्हें अच्छा उपाय बताया है, फिर तुम उस पर क्यों नहीं अमल करती हो? कल्पना आश्चर्य से बोली, उपाय? कौन सा उपाय? कौशल्या जी हंसते हुए बोली, सुना नहीं तुमने? दामाद जी बोले, उनकी माँ खाली बैठी रहती है, तभी तुम्हें परेशान करती हैं। तुम अपनी सास को किसी न किसी काम में उलझा कर रखो और बोलो उसे यह काम करोगी तभी खाने पीने के लिए मिलेगा। अरे पगली, जब तक है अपने घर के काम करवा ले और अपने काम वाली से अपनी सेवा करवा ले। बस इतनी सी तो बात है। कल्पना हंसने लगी और बोली, हाँ माँ, मैं उनकी बातों को नहीं समझी, पर आप कितनी जल्दी समझ गई। अब आज से ही अपनी सास की ट्रेनिंग शुरू करती हूँ। दिन रात बैठकर मुझसे काम करवाती हैं। अब बताती हूँ मैं इस बुढ़िया को कि काम किसे कहते हैं। थोड़ी देर बाद कल्पना की सास गायत्री जी ने आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, चाय बन गई है तो पिला दो। कल्पना जाकर बोली, मम्मी जी, अब चाय कैसे बनाऊं? सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती? थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए तो मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिला दूं। गायत्री जी बोली, बहू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कल्पना ने कहा, आप फटाफट बर्तन धो दीजिए, तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि आज काम वाली भी देर से आए तो मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। गायत्री जी का मन तो नहीं था, क्योंकि बिना चाय के वह तो बिस्तर से भी उतरना नहीं चाहती थी, पर आज उन्हें उतरना पड़ा। जैसे ही उन्होंने बर्तन धोए, कल्पना बोली, मम्मी जी, मैं चाय बनाती हूँ, तब तक आप मशीन से कपड़े निकालकर बाहर सुखा दीजिए। कल्पना ने बड़ी चालाकी से गायत्री जी से एक एक करके सारे काम करवाए। देखते ही देखते 11 बज गए। गायत्री जी को अब बहुत जोरों की भूख लगी। तभी कल्पना चाय लेकर आई। लीजिए मम्मी जी चाय। गायत्री जी बोली, बहू, अब चाय रहने दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। देखो 11 बज गए हैं। सुबह 8 बजे से मैंने कुछ न कुछ काम कर ही रही हूँ। मेरी आदत नहीं है इतना काम करने की। बड़ी बहू तो मुझे हिलने भी नहीं देती थी बिस्तर से। तभी कल्पना रसोई से जाकर रात की रोटी सब्जी लेकर आई और बोली, मम्मी जी, अब नाश्ता बनाने में तो टाइम लगेगा। आप ऐसा कीजिए, यह रात की 2 रोटी और सब्जी बची हैं, उसे ही खा लीजिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। अब यह रोज की बात हो गई। कल्पना घर के सारा काम गायत्री जी से करवाती थी और अब शीला आती थी तो अपने निजी काम उससे करवाती थी। एक रोज शीला कल्पना के सिर में तेल लगा रही थी। तभी गायत्री जी उसके कमरे में आई और बोली, शीला, तुझे तो घर के काम के लिए रखा गया है और तू यहाँ बहू के सर दबा रही है। तेरा काम सुबह से शाम तक मैं करती हूँ और तू बैठकर बस तनख्वाह लेती है। आने दे मेरे बेटे को, मैं सारी बात बताऊंगी। शीला कल्पना को बोली, देखो भाभी, मुझे यह सब सुनने की आदत नहीं है।
आपके घर के काम मुझसे करवाने हैं या अपने काम करवाने हैं, यह तय कर लो। अगर दोनों काम करूंगी तो पैसे ज्यादा लूंगी, वरना मुझे काम की कोई कमी नहीं है। इतना कहते हुए शीला वहां से निकल गई। कल्पना गुस्से में गायत्री जी को बोली, बिना नोक किए मेरे कमरे में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और दिमाग खराब हो गया है क्या? आपने क्यों उसे यह सब कहा? अगर वह काम छोड़ देगी तो घर के काम करने के लिए क्या आपकी लाडली बहू आएंगी? और यहाँ रहकर बस रोटी तोड़ने से अच्छा है हाथ पैर हिलाया कीजिए आप। बड़ी भाभी ने आपको बिगाड़ कर रख दिया है, पर मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। अब जाइए, मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। गायत्री जी बोली, बहू, तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। कल्पना बोली, हे भगवान, इनका पेट है या कुआं? दिन भर बस खाती रहती हैं, फिर भी नहीं भरता है। जाइए, फ्रिज में ब्रेड होगी, वह लेकर खा लीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे लिए चाय बना दीजिए। आपकी बातों से मेरा सिर दर्द होने लगता है। गायत्री जी चाय बनाने के लिए चली गई। फिर चाय बनाकर पहले बहू को दी और रसोई में जाकर ब्रेड और चाय से अपनी भूख मिटाने लगी। तभी कौशल्या जी का फोन आया। कल्पना बोली, माँ, मेरी सास तो एक नंबर की भुक्कड़ है, दिन रात बस खाती ही रहती है। वो बोली, सब क्या करेगी बेटी, गांव की औरतें ऐसी ही होती हैं। दो रोटी में उनका पेट कहाँ भरता है। जब तक उन्हें भात दाल चोखा या दलिया ना खाने को दो, उनका पेट नहीं भरता है। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर गायत्री जी की आंखें भर आई, क्योंकि बेटा भी माँ पर ध्यान नहीं देता था। आते जाते सामने माँ दिख जाए तो हालचाल भी नहीं पूछता था। एक शाम गायत्री जी बेटे से बोली, बेटा अजय, मुझे अपने बड़े भैया के पास पहुंचा दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वो बोला, माँ, आप कहीं भी टिक कर नहीं रहती हैं, यहाँ आपको किस चीज की कमी हो रही है? खाने पीने के लिए मिल ही रहा है, तो भैया के पास क्यों जाना चाहती हो? लोगों को आप क्या बताना चाहती हैं कि हम लोग आपका ध्यान नहीं रखते, आपको खाने पीने के लिए नहीं देते? तभी कल्पना आई और बोली, सुन रहे हो ना, दिन रात खाती रहती है तुम्हारी माँ, फिर भी इनकी भूख मिटती नहीं है। गायत्री जी आंखों में आंसू लेकर बोली, बहू, तुम्हारी माँ की तरह मुझे भी भूख प्यास लगती है। हाँ, वह बात अलग है कि तुम्हारी माँ घर का एक काम नहीं करती है, जो मैं भी कुछ दिन पहले नहीं करती थी। अब तो मैं दिन रात घर के काम में ही लगी रहती हूँ। अब मेरी उम्र देखो, क्या मेरी उम्र यह सब काम करने की है? तो भूख तो लगेगी ही। कल्पना बोली, देखा, आपके सामने मेरी शिकायत कर रही हैं और ऊपर से मेरी माँ को बदनाम कर रही हैं। यह जेठानी जी ने जानबूझकर इन्हें सिखा पढ़ाकर हमारे घर भेजा है। तभी कल्पना की जेठानी निशा का फोन आया। कल्पना, मम्मी जी कैसी हैं? तुम तो उनकी खूब सेवा कर रही होगी। कल्पना बोली, क्या भाभी, मैं तो तंग आ गई हूँ मम्मी जी की चाय और खाने पीने की आदत से। किसी भी वक्त खाने पीने की मांग करती रहती हैं। कभी कभी तो रात के 11 बजे उन्हें चाय पीने की इच्छा हो जाती है। ऊपर से चाय में इतनी चीजें डालो, घर में और कोई मसाला चाय पीना पसंद नहीं करता, पर उनके लिए अलग से चाय बनानी पड़ती है। निशा बोली, कल्पना, तो क्या हुआ, एक कप चाय ही तो मांगती हैं। और वैसे भी मम्मी जी कभी कभी तो तुम्हारे पास आती हैं, जितनी सेवा करनी है कर लो, फिर मौका नहीं मिल पाएगा। तो कल्पना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, तो एक साथ सारी कसर भी निकाल देती हैं। आपने ही उनकी आदत खराब कर रखी है। आपको परेशानी नहीं होती होगी, पर मुझे तो होती है। कल्पना और निशा देवरानी जेठानी थी। दोनों अलग अलग शहर में रहती थी। वैसे तो गायत्री जी को निशा के साथ रहना पसंद था, क्योंकि वह काम के साथ साथ जुबान की भी मीठी है। वही कल्पना काम से जी चुराती हैं और जुबान की बहुत तेज थी। अब माँ तो माँ होती हैं। बेटे और पोते के मुंह में गायत्री जी कभी कभी उसके पास खींची चली आती थी। गायत्री जी की उम्र अब काम करने लायक नहीं बची थी। फिर भी कल्पना के बीमार पड़ने पर वह बच्चों और बेटे के पसंद का खाना बनाती थी और खुद कभी ना नुकुर नहीं करती थी। जो मिल जाता चुपचाप खा लेती थी।
पर इस बार तो कल्पना ने हद ही कर दी। थोड़े दिन बाद ठंड पड़ने लगी। गायत्री जी ने कल्पना से कहा, बहू, मेरे लिए मसाले वाली चाय बना दो। बड़ी बहू चाय में दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, अदरक और इलायची सब डालकर बनाती हैं। इससे मुझे बहुत राहत मिलती है। कल्पना बोली, देखो तो जरा, इनके शौक तो खत्म ही नहीं होते हैं। अरे, मुश्किल से तो अपने लिए एक चाय बनाती हूँ और आपके लिए मसाले वाली चाय बनाऊंगी। जो बनाई हूँ, पीना है तो पी लीजिए, वरना रहने दीजिए। बेचारी गायत्री जी चुपचाप अब फीकी सी चाय पीकर मन मसोस कर रह गई। एक दिन गायत्री जी ने कल्पना से कहा, बहू, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, किसी दिन मशीन में डालकर इन्हें भी धो दो। कल्पना बोली, छी छी मम्मी जी, अगर मशीन में आपके कपड़े डालूंगी तो मशीन भी गंदी हो जाएगी। वैसे भी ठंड का मौसम है, कपड़े कहाँ गंदे होते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती, एक साड़ी 2 दिन चलाया कीजिए। अरे, कपड़े धोने में सर्फ और बिजली का बिल भी तो लगता है। कुछ तो अपने बेटे का ख्याल कीजिए। जैसे जैसे आपकी उम्र हो रही है, आप बहुत स्वार्थी होती जा रही हैं। बहू की यह बातें सुनकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, गायत्री जी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने बेटे से बहुत आग्रह किया कि मुझे बड़े बेटे विक्की के पास भेज दो। बार बार आग्रह करने पर अजय ने निशा को फोन लगाया और माँ की बात करवाई। अपनी सास की आवाज सुनते ही निशा सब समझ गई और बोली, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही इन्हें आपको लेने के लिए भेजती हूँ। निशा ने कल्पना को फोन पर कहा, कल्पना, मम्मी जी पहले ही हमारी वजह से खाने पीने में कितने समझौते करती हैं, तो क्या एक कप चाय भी तुम उन्हें ढंग से बनाकर नहीं दे सकती। यह मत भूलो कि एक दिन हमें भी इसी अवस्था से गुजरना है। तब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। वह बुजुर्ग हो गई है, ठंड सह नहीं पाती। अगर मसाला चाय पीकर उन्हें अच्छा महसूस होता है तो तुम उन्हें बनाकर नहीं दे सकती। कल्पना गुस्से में बोली, क्या मम्मी जी ने आपसे मेरी शिकायत की। निशा बोली, शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी आवाज से मैं समझ जाती हूँ। उनको ठंड के दिनों में चाय से राहत मिलती है, पर वहां तुम्हारे घर में मिल नहीं रही है। बेहतर होगा तुम उन्हें यहीं भेज दो। इतना कहकर निशा ने फोन रख दिया। कल्पना गुस्से में गायत्री जी के कमरे में गई और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत जेठानी जी से करने की। और आपको क्या लगता है, वह मेरा क्या ही बिगाड़ सकती हैं। मैं सब समझती हूँ। वह आपको अपने पास क्यों रखना चाहती हैं। अरे, ससुर जी की पेंशन का पैसा उसी के अकाउंट में रखा रहता है और गांव में जो कुछ भी आता है उसकी सारी जानकारी भी जेठ जी ही रखते हैं। मैं तो कहती हूँ, यह आपके बेटे नहीं हैं क्या। फिर आप इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं। गायत्री जी रोते हुए बोली, बहू, यह कैसी बातें कर रही हो। दोनों बच्चे मेरे ही हैं। पर सही कहते हैं लोग, संगति में साधु भी दानव बन जाता है। मेरे दोनों बच्चे एक जैसे थे, पर तुम्हारे साथ रहकर अजय माँ का सम्मान करना भूल गया। पर मैं माँ हूँ, गलत बात कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब मैं तुम लोगों के दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहते हुए गायत्री जी अपने कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। रात में जब अजय घर लौटा तो कल्पना ने उसको सारी बात बताई। अजय बोला, मैंने तुमसे कहा था, धैर्य से काम लो। अगर माँ नाराज हो गई तो भैया से सारी बात बता देगी। कल को हमें कुछ नहीं मिलेगा तो बेहतर होगा जाने से पहले माँ से माफी मांग लो। कल्पना एक थाली में रोटी, सब्जी, खीर लेकर गायत्री जी के कमरे में गई। गायत्री जी ने कहा, नहीं बहू, अब मुझसे यह खाना नहीं खाया जाएगा। जाओ तुम लोग खाना खा लो। कल्पना झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आप मुझसे ज्यादा भाभी को प्यार करती हैं, इसलिए मुझसे यह गलती हो गई। गायत्री जी बोली, बहू, माँ बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करती। अरे, माँ तो वह माँ होती है जो अपना पेट काट कर बच्चों की भूख मिटाती है। पर तुम मेरी भूख का मजाक उड़ाती रही। तभी वहां अजय आया और बोला, इसे माफ कर दो माँ, अब क्या किया जाए। इसकी माँ इतनी समझदार नहीं है जो इसे अच्छे से समझा सके। अब गुस्सा थूक दो और खाना खा लो। गायत्री जी बोली, बेटा, इसमें इसका भी दोष नहीं है।
इसे तो अपनी माँ की भूख दिखेगी ही, पर तुम्हें तो अपनी माँ का दर्द भी नहीं नजर आया। तुम मुझे ले तो आए, पर एक दिन भी तुमने यह नहीं देखा कि तुम्हारी माँ ठीक से खाना खा रही है कि नहीं। दोनों पति पत्नी ने गायत्री जी को मनाया और खाना खिलाया। अगले दिन शनिवार को विक्की माँ को लेने पहुंचा। माँ से मिलने से पहले ही अजय और कल्पना ने कहा, पता नहीं माँ को क्या हो गया, बड़ी बहकी बहकी बातें करती हैं। माँ आजकल रात में नींद में चलने लगती हैं, खाना खाती हैं फिर भूल जाती हैं। लगता है दिमागी हालत ठीक नहीं है। गायत्री जी की नजर जैसे ही विक्की पर पड़ी, वह बेटे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, विक्की मुझे घर ले चल। माँ के चेहरे को अपने हाथों में भरकर विक्की बोला, माँ मैं आपको लेने ही आया हूँ। निशा आपकी राह देख रही है, चलिए अपने घर चलते हैं। गायत्री जी झट से अपने कपड़े झोले में रखने लगी। विक्की अजय से बोला, मैं कल्पना को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह पराई है, पर हमारी तो माँ है। इनका दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। याद रखो, आज न कल हमें भी इसी अवस्था में आना है, और हमारे बच्चे अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। जब माँ हमारी भूख समझ सकती है, तो क्या हम अपनी माँ की भूख नहीं मिटा सकते। उम्मीद करता हूँ समय रहते तुम समझ जाओगे। इतना कहकर वह गायत्री जी को लेकर वापस चला गया। वहां जाने के बाद गायत्री जी ने रो रो कर एक एक बात उन लोगों को बताई। निशा के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने कल्पना को फोन लगाया और खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी के साथ ऐसा व्यवहार करने की। अरे सास की सेवा नहीं कर सकती हो और उनसे घर का काम करवाती हो, शर्म नहीं आती क्या। अपनी माँ से भी तुम नौकरों जैसे काम करवाओगी। तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। इतना कहकर निशा ने फोन रख दिया। अजय और कल्पना समझ गए कि उनकी पोल खुल चुकी है। दोनों आनन फानन में गायत्री जी से माफी मांगने आए। गायत्री जी बोली, विकी और निशा, तुम्हें अगर इन लोगों के साथ रिश्ता रखना है तो रखो, मैं इन दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहती। अरे इन लोगों ने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है जो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। याद है ना कल्पना बहू, तुम मुझे एक चाय के लिए भी तरसाती थी। क्या मेरे बेटे के घर में मेरी यही इज्जत थी? अगर हाँ, तो मैं ऐसे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। कल्पना बोली, ठीक है माँ जी, आपको अगर यही सही लगता है तो ससुर जी की संपत्ति से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। कल्पना के मन की बात उसकी जुबान पर आ ही गई। निशा आश्चर्य से उसे देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही गायत्री जी उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बेशरम औरत, सेवा तुमसे की नहीं जाती और मेवा चाहिए। अपनी माँ को भरपेट खाना खिलाती होगी और मुझे भूखा प्यासा रखती थी। यह सब शिक्षा तुम्हारी माँ ने ही दी है, ना तुम्हें। अब अगर तुम्हें संपत्ति चाहिए तो जाओ, अब अपनी माँ से मांगो। देखती हूँ तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे मायके की संपत्ति तुम्हें देते हैं कि नहीं। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अजय बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, और भैया आपने ही यह सब माँ को सिखाया है ना। आप सब कुछ अकेले हड़पना चाहते हैं, आप इतना घिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। विक्की बोला, अजय मेरी बात सुनो। विक्की अभी अजय को समझा ही रहा था कि गायत्री जी ने एक जोर का थप्पड़ बेटे को लगाया और बोली, नालायक, अपनी पत्नी के साथ रहते रहते तू भी उसके जैसा ही हो गया है। अपने राम जैसे भाई पर लांछन लगा रहा है। अरे इसने तो आज तक संपत्ति की बात नहीं की, अब बस अपना फर्ज ही निभाता आया। पर तुम दोनों इतने लालची हो, मैं सोच भी नहीं सकती। याद भी नहीं होगा तुमने मुझे एक एक दाने के लिए कितना तरसाया था, और मैं कितनी बार रोई थी तुम्हारे घर में। और आज तुम्हें संपत्ति चाहिए, नहीं मिलेगी तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी। इतना कहकर गायत्री जी ने उनसे मुंह फेर लिया और दोनों को वहां से निकाल दिया। बेटे बहू के गांव से अब गायत्री जी खोई खोई सी और परेशान रहती और अपने कमरे में पति की तस्वीर के आगे रोती रहती। निशा उन्हें समझाने की कोशिश करती थी, पर उसे भी वह अपने कमरे से बाहर जाने को बोल देती थी कि मुझे अकेला छोड़ दो,
एक दिन निशा मोबाइल में देखकर कुछ बना रही थी तो यूट्यूब पर गायत्री जी की उम्र जैसी एक लेडी दिखी जो रेसिपी बनाना सिखा रही थी। तभी उसके दिमाग में भी आइडिया आया कि यह सब तो मम्मी जी को बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो क्यों ना वह भी यही सब सोचकर उसने अपने पति विकी से बात की और दोनों मिलकर कुछ सोचा। फिर विक्की माँ से रोज जिद करके कुछ न कुछ रसोई में बनवाने लगा। गायत्री जी रेसिपी बनाती थी तो निशा चुपके से रेसिपी बनाते समय सब रिकॉर्डिंग कर लेती थी और बाद में अपनी वॉइस ओवर करके उस वीडियो को यूट्यूब पर डालना शुरू किया। लॉकडाउन का समय था इसलिए लोग घर में ही होते थे, जिस कारण उनकी वीडियो बहुत जल्दी वायरल होना शुरू हुई और लोगों को बहुत पसंद आने लगी। और आज कई सालों के बाद मम्मी जी को यूट्यूब की तरफ से एक गोल्डन प्ले बटन मिला था। उसी के सक्सेस में निशा और विकी ने पार्टी रखी थी और जो भी गेस्ट आए थे यह सब आसपास वाले मम्मी जी के सब्सक्राइबर थे जो उनकी खुशी में शामिल होने के लिए आए थे। गायत्री जी के पास आज सब कुछ था। वह अकेली होकर भी आज इतनी काबिल थी कि उन्हें किसी के सहारे की या अपने किसी भी बेटे बहू की मदद की जरूरत ही नहीं थी। और यह सब विक्की और निशा की वजह से हुआ था। यह सुनकर तो कल्पना सच में ही बेहोश हुई जा रही थी कि उसने कैसे हीरे जैसी सास को ठोकर मार दी थी। अगर उसने वह सब नहीं किया होता तो आज यह सब कुछ उसके पास होता। लेकिन फिर चौंकते हुए बोली, लेकिन भाभी, मम्मी जी खाना क्यों बना रही थी? वह कुक से भी तो बनवा सकती थी। निशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मम्मी जी अपने गेस्ट को भगवान समझती हैं और उनके सब्सक्राइबर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वह पार्टी में उनके हाथ का ही खाना खाना चाहते हैं। इसलिए मम्मी जी ने सारा खाना अपने हाथों से बनाया था और तुमने उन्हें नौकरानी समझ लिया था। कितनी बेवकूफ हो ना तुम। इतना कहकर निशा, विकी और गायत्री जी ने मिलकर केक काटा और फिर प्ले बटन की ओपनिंग की। सभी लोग गायत्री जी की खुशी में नाच रहे थे, मगर वही कल्पना और अजय बस हाथ मलते हुए कोने में खड़े सारा तमाशा चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। उनके पास आज पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचा था। कल्पना और अजय ने माँ से बहुत माफी मांगी, लेकिन गायत्री जी ने उन्हें पलटकर माफ नहीं किया। तो दोस्तों, धन दौलत हमारी जिंदगी में इतनी मायने नहीं रखती जितने की रिश्ते। आप सबको क्या लगता है कि गायत्री जी ने अपने बेटे बहू को माफ ना करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।